हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्थिनोजेनेसिस के बारे में, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनिषेक जनन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने निषेचन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, पार्थिनोजेनेसिस को हम समझें उससे पहले हमें थोड़ा सा निषेचन के बारे में पढ़ना होगा कि निषेचन क्या होता है। तो देखिए, निषेचन के अंदर क्या होता है कि एक आपका मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूज़न होता है और दोनों के फ्यूज़न से जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है। और फिर युग्मनज में आगे आपके फर्दर डेवलपमेंट होते हैं और फर्दर डेवलपमेंट के बाद एक एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। अब हमें एक विचार आया यदि हमारे दिमाग में कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि दोनों युग्मकों में से मेल युग्मक की जरूरत ना पड़े, फीमेल युग्मक ही जाइगोट बना दे सीधा, या फीमेल गैमेट से ही सीधा कोई ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाए। क्या ऐसा कोई प्रोसेस संभव है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं। उस प्रोसेस का ही नाम है अनिषेक जनन या फिर पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का जनरल हमारे समझ में क्या आया कि बिना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के ही जाइगोट का बनना या फिर न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन या फिर पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। पार्थिनोजेनेसिस शब्द की यदि बात करें तो दो शब्द से मिलकर पार्थिनोजेनेसिस शब्द बना है। पहला है पार्थिनोस और दूसरा है जीनेसिस। इसका मतलब क्या होता है? वर्जिन, बर्थ। पार्थिनोस का मतलब होता है वर्जिन और जीनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का फॉर्मेशन या फिर किसी चीज़ का बर्थ या निर्माण होना। तो यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस का शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? वर्जिन, बर्थ बनेगा। और जो पार्थिनोजेनेसिस से जो भी आपके जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो प्राणी आपके बनते हैं या उत्पन्न होते हैं उनको बोला जाता है पार्थिनोट्स या फिर पार्थिनोजन्स। पार्थिनोजन्स, ठीक है, जो कि पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा इंडिविजुअली बनते हैं, उन्हें पार्थिनोजन्स बोला जाता है। इसके बाद सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जो कि जिनका नाम था जैक्स लोएब। जैक्स लोएब, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सी ऑर्चिन, जो कि एक प्राणी होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, और मेंढक, यानी कि सी ऑर्चिन और फ्रॉग के अंडे लिए और उन अंडों को इन्होंने प्रेरित किया किसी चीज़ से, ठीक है। और कृत्रिम रूप से इन्होंने जब उसको प्रेरित किया तो इन्होंने क्या देखा कि बिना मेल गैमेट के ही डायरेक्ट वो परिवर्तित हो जाते हैं अंडे, और परिवर्तित होने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने देखा? ये सबसे पहले साइंटिस्ट से उन्होंने ये प्रयोग किया, जैक्स लोएब साइंटिस्ट ने। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए 1967 के अंदर, जिन्हें बोलते हैं बेटी। बेटी साइंटिस्ट ने अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस की एक नई डेफिनेशन दी। उस डेफिनेशन को ही ऑफिशियल डेफिनेशन कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस की। इसमें इन्होंने बताया पार्थिनोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द प्रोडक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ फीमेल गैमेट, ठीक है, विदाउट एनी जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मेल गैमेट। देखिए क्या बताया इन्होंने कि प्रजनन की यह क्रिया है, ये प्रजनन की ऐसी क्रिया है जिसमें अंडाणु नर युग्मक से बिना आनुवंशिक योगदान के, ठीक है, अंडाणु बिना आनुवंशिक योगदान के, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन को बोला जाता है आनुवंशिक योगदान के, ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। सिर्फ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट अंडाणु होता है हम सब जानते हैं, और मेल गैमेट शुक्राणु होता है। तो सिर्फ जो अंडाणु है वो बिना किसी आनुवंशिक योगदान के सीधा ही क्या बन जाता है? एक एम्ब्रियो बन जाता है, या फिर हम कहें भ्रूण वो बन जाता है। तो ये सबसे पहले पार्थिनोजेनेसिस जो ऑफिशियल डेफिनेशन थी वो दी 1967 में बेटी साइंटिस्ट के द्वारा। अब हम बात करें कि पार्थिनोजेनेसिस पाया किस किस के अंदर जाता है। तो देखिए, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर मेजरली ये जो हम कहें पार्थिनोजेनेसिस है ये पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम एनिमल्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर ये पाया जाता है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे मोटे, उनके अंदर ये नियमित रूप से पाया जाता है, यानी कि उनमें ये एक प्रजनन का तरीका ही है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। और हम बात करें कि इसके अलावा किस किस में पाया जाता है, तो रोटिफर्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा ये एफिड्स में पाया जाता है, ठीक है, वेस्प्स में पाया जाता है, यानी कि ततैया जो होता है, और हनी बीज या फिर मधुमक्खियों में ये पाया जाता है। ये इनके पाने के मतलब इनके उदाहरण हैं कि किसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस की जो क्रिया है वो होती है। अब देखिए, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि एक बात करें छिपकली की, छिपकली किसके अंदर आती है, आपके रेप्टाइल्स के अंदर आती है, यानी कि सरीसृप के अंदर आती है। तो एक छिपकली है जिसका नाम है लेसार्टा सेक्सिकोला, ठीक है, ये एक छिपकली है लेसार्टा सेक्सिकोला। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक ऐसी छिपकली है जिसमें ओनली फीमेल्स ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसके अंदर मेल्स पाए ही नहीं जाते, सिर्फ एक फीमेल होती है। वही जब हम कहें जननक रूप से परिपक्व हो जाती है या फिर हम कहें रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाती है, तो वही एक द्विगुणित अंडे का निर्माण करती हैं और उस अंडे से डायरेक्ट आपका सिर्फ फीमेल का ही निर्माण होता है। क्यों होता है फीमेल का निर्माण? क्योंकि देखिए मेल का यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो जब मेल का कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके क्रोमोसोम्स ही नहीं आए हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इससे क्या बनेगी, सिर्फ फीमेल्स ही बनती हैं। तो इसमें कौन सी पाई जाती है, ओनली फीमेल्स पाई जाती हैं। किस छिपकली के अंदर? इसका नाम है लेसार्टा सेक्सिकोला। इसके बाद हम बात करते हैं आपके टाइप्स की, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है। तो देखिए जो प्राणियों के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो पार्थिनोजेनेसिस है मेजरली दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक अनिषेक जनन, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल या फिर हम कहें कृत्रिम अनिषेक जनन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल की, फिर बात करेंगे हम आर्टिफिशियल की। तो देखिए नेचुरल का मतलब क्या होता है, तो कुछ जो प्राणी होते हैं या कुछ एनिमल्स होते हैं नियमित रूप से अनिषेक जनन द्वारा ही प्रजनन होता है, ठीक है, यानी कि जो हम बात करें कि उनमें नेचर ने ही ये चीज़ उनको दी है कि आपके पास रिप्रोडक्शन करने का तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस या फिर प्राकृतिक अनिषेक जनन। और इनकी एक हम कहें जीवन चक्र की घटना है, जैसे कि हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो ये एक हमारे जीवन चक्र की घटना है कि जब तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे हम अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इनके लिए संतति बढ़ाने का सिर्फ एक क्या प्रोसेस है कि ये पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही संतति बढ़ा सकते हैं। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जिन जीवों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो एक आता है आपका एफिड्स, ठीक है, रोटिफर्स जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे, एफिड्स, रोटिफर्स, और कई प्रकार के इंसेक्ट्स आपके किसके अंदर आते हैं, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस के अंदर आते हैं। अब क्या होगा कि नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस को फिर दोबारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए पहला है इनकम्प्लीट और दूसरा है कंप्लीट। इनकम्प्लीट को बोलेंगे अपूर्ण और कंप्लीट को बोलेंगे पूर्ण। अब क्यों अपूर्ण और पूर्ण, क्यों इनको दो भागों में बांटा गया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इनकम्प्लीट का एक और नाम है साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि यहाँ पर कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस नहीं है, यानी कि कोई और ऐसी प्रोसेस है जो कि इसको इनकम्प्लीट बना रही है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, वो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी कि जिन एनिमल्स के अंदर, जिन प्राणियों के अंदर इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस या फिर साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस पाया जाएगा, अपूर्ण अनिषेक जनन जिनके अंदर पाया जाएगा, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है। अब बात करें कि किस तरह से ये फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, तो देखिए इनमें साइक्लिक का जो मतलब है उससे हम समझेंगे कि एक बार के लिए हम बात करें कि पार्थिनोजेनेसिस पाया जाएगा एक पीढ़ी के अंदर, फिर अगली जो पीढ़ी आएगी उसके अंदर फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, फिर अगली पीढ़ी में दोबारा पार्थिनोजेनेसिस पाया जाएगा, फिर अगली पीढ़ी में फर्टिलाइजेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। तो इस तरह से इनकी एक हम कहें साइकिल चलती है, पूरा चक्र चलता है, इसलिए इसे बोला जाता है चक्रीय अनिषेक जनन या फिर साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। अपूर्ण क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस नहीं है, इसके अंदर एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी जुड़ गया है, इसलिए इसको पूर्ण पार्थिनोजेनेसिस नहीं कह सकते। अब बात करें, अब इसका एक और नाम है कि वैकल्पिक अनिषेक जनन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पर एक विकल्प है प्राणियों के पास कि कोई केस इन केस वो नहीं कर पा रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस, तो फिर वो फर्टिलाइजेशन से अपनी संतति आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू अपनी जो संतति है उसको बनाए रख सकते हैं, अपनी जो वंशानुगति है उसको बढ़ा सकते हैं आगे। तो इस तरह से एक विकल्प का काम करता है यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस भी इसे बोला जाता है। तो इनकम्प्लीट आपकी समझ में आ गया होगा। हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये किन किन जो जीव हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है आपके एफिड्स। एफिड्स के अंदर ये इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। दूसरे की बात करते हैं हम कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, जिसका नाम ही है पूर्ण पार्थिनोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है कि इस तरह का जो प्रजनन है उन प्राणियों में पाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस पर ही निर्भर रहते हैं,
यानी कि उनके पास पार्थिनोजेनेसिस के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो बिना पार्थिनोजेनेसिस के भी अपनी संतति को आगे बढ़ा सके। तो इसका क्या दूसरा नाम हो जाएगा? अविकल्पी अनिषेक जनन या फिर ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही जो रिप्रोडक्शन है वो हो पाएगा, रिप्रोड्यूस वो कर पाएंगे जो एनिमल्स हैं, तो इसलिए इसको कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस या फिर पूर्ण अनिषेक जनन बोला जाता है। इसके अंदर आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? सैलामेंडर्स, ठीक है, इसके अलावा कुछ मछलियाँ आती हैं, तिलचट्टे आते हैं, यानी कि कुछ जाति कॉकरोचों की भी आती हैं। तो ये किसके थ्रू करते हैं? ये कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस इनके अंदर पाया जाता है, यानी कि इनके अलावा, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस के अलावा ये दूसरे कोई भी इनके पास तरीका नहीं है कि जिससे ये रिप्रोड्यूस कर सकें। तो ये टाइप हो गए किसके? नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस के। तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस की, कि आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल का नाम ही कृत्रिम है, यानी कि हमें ये करवाना पड़ेगा कि जो जनरली जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि उनकी लाइफ की एक प्रोसेस होती है, यानी कि एक जीवन चक्र की घटना है क्या? पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होगा कि उनकी कोई घटना नहीं है, प्रकृति ने उनको कोई पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया नहीं दिया, लेकिन हम, यानी कि हम कृत्रिम रूप से उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं कि हाँ भाई आपको पार्थिनोजेनेसिस करना है, या फिर हम उन्हें प्रयोग के लिए तैयार करते हैं कि इनमें पार्थिनोजेनेसिस हम करके देखते हैं, तो उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्राणियों में बाह्य कारकों का प्रभाव दिखाते हैं। बाह्य कारकों के प्रभाव से हम ये देखते हैं कि ये अनिषेक जनन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उन प्रभावों को ही हम कृत्रिम पार्थिनोजेनेसिस कह सकते हैं, या आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस के अंदर हम उन्हें रखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस में के बारे में जिसने बताया तो वो साइंटिस्ट थे आपके वॉर्शियर, हिंदी में लिखेंगे इसे, वॉर्शियर साइंटिस्ट थे 1847 के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इस कृत्रिम पार्थिनोजेनेसिस के बारे में बताया। ये अध्ययन इन्होंने सबसे पहले किया। इन्होंने ये अध्ययन किसके ऊपर किया? जो रेशम कीट होता है उनके एग लिए और उसके एग को धूप के अंदर रख दिया। अब जब इन्होंने धूप के अंदर रखा तो इन्होंने क्या देखा कि कोई भी फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, मेल गैमेट यहाँ पर मिला ही नहीं है, दोनों का फ्यूजन हुआ ही नहीं है। तो किस तरह से ये यानी कि एक न्यू इंडिविजुअल बन गया? तो वो इंडिविजुअल किसकी वजह से बना था? वो इंडिविजुअल धूप की वजह से बना था। तो धूप ने उसके लिए एक प्रेरण का कार्य किया। धूप के अंदर जो भी किरणें पाई जा रही थी, यूवी जो रेज होती हैं, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उनके द्वारा वो जो अंडा है, वो जो एग है, वो प्रेरित हो गया किसके लिए? पार्थिनोजेनेसिस के लिए। और वो बिना फ्यूजन के ही, बिना मेल गैमेट के ही वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एक एम्ब्रियो अंदर उसके, यानी कि उसमें परिवर्तन होने लग गया, विकास उसके अंदर होने लग गया। तो इस तरह के जो पार्थिनोजेनेसिस होता है उसे हम आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कृत्रिम जो अनिषेक जनन है, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस है, उसको स्टिम्युलस बोलते हैं, उद्दीपन को। तो कृत्रिम पार्थिनोजेनेसिस को किस किस के द्वारा उद्दीपित किया जा सकता है? क्या क्या जो उद्दीपन के कार्य करते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो कारक हैं, जो बाहरी प्रभाव हैं जिनके द्वारा कि आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस कराया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है आपका फिजिकल स्टिमुलस, यानी कि हिंदी में लिखें इसे भौतिक उद्दीपन। ठीक है, तो भौतिक उद्दीपन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे भौतिक उद्दीपन हैं जो कि अनिषेक अंडों को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, कृत्रिम रूप से विकास के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो भौतिक उद्दीपन है? जैसे कि मान के चलिए एक भौतिक उद्दीपन है कि कोई अंडा है, ठीक है, उसके अंदर हमने सुई से छेद कर दिया। ठीक है, हमने सुई से छेद कर दिया, तो ये उसके लिए किसका कार्य करेगा? ये बाह्य प्रेरण का कार्य करेगा और इससे वो डेवलपमेंट के लिए प्रेरित हो जाएगा। दूसरी हम बात करें कि अंडे को यदि हम हाई टेम्परेचर पर रख दें तो टेम्परेचर भी उस पर प्रभाव डालेगा, तो हो सकता है वो अंडा आगे विकास के लिए प्रेरित हो जाए। इसके अलावा हम बात करें कि अंडे को हम प्रकम्पित कर दें या शेक कर दें, बहुत तेजी से हिला दें हम उस अंडे को, तो ये भी क्या करेगा? एक भौतिक उद्दीपन का कार्य करेगा। इसके अलावा हम लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के यदि उसके अंदर झटके दें, विद्युत के यदि उसके अंदर झटके दें, तो हो सकता है वो जो अंडा है वो विकास के लिए प्रेरित हो जाए। तो ये भी उसके लिए एक स्टिम्युलस का काम करेगा या फिर उद्दीपन का कार्य करेगा। इसी तरह के केमिकल उद्दीपन होते हैं, केमिकल स्टिम्युलस होते हैं, रासायनिक उद्दीपन होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? कुछ उदासीन लवण होते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, KCl, CO2 हो गया आपका, ठीक है, उसके अलावा MgCl2। तो ये कुछ लवण है, उदासीन जो लवण हैं, इनमें
इनके अंदर क्या होता है कि ये उसके लिए एक रासायनिक उद्दीपन का कार्य करते हैं। यदि इनके अंदर हम अंडे को रख दें तो वो आगे वो विकास के लिए प्रेरित हो सकता है। इसके अलावा आपके टॉलुइन में रख दें, हम ईथर में रख दें, तो ये कुछ कार्बनिक विलायक हैं जिसके अंदर यदि हम अंडे को रख देंगे तो वो ये कार्बनिक विलायक उसके लिए एक उद्दीपन का कार्य करेंगे। इसके अलावा बात करें कुछ रेडिएशंस होते हैं, यानी कि विकिरणीय उद्दीपन जिसे हम कहते हैं। विकिरण उद्दीपन का मतलब क्या होता है कि कुछ विकिरण ऐसी डाली जाती हैं उसके ऊपर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूवी जो रेज होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो उसके लिए उद्दीपन का कार्य करती हैं। जो सबसे पहले बोरेशियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो अंडे को धूप के अंदर रखा तो उसमें यूवी जो रेज थी धूप के अंदर पाई जाती है, उनसे वो अंडा विकास के लिए प्रेरित हुआ। ये कुछ उद्दीपन थे। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस के महत्व। तो देखिए पार्थिनोजेनेसिस के क्या महत्व है कि कुछ पार्थिनोजेनेसिस से हमें बेनिफिट्स हैं यानी कि लाभ हैं, कुछ हमें उससे हानियां हैं। एक एक हम बात कर चलेंगे। सबसे पहले हम लाभ की बात करते हैं, तो इसका मतलब है मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन का तरीका। तो कई प्राणी जो ऐसे होते हैं जो कि अनिषेक जनन के द्वारा यानी पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनके पास कोई तरीका नहीं है कि वो अपनी संतति को बनाए रखें, तो ये पार्थिनोजेनेसिस उनके लिए एक रिप्रोडक्शन का तरीका बन जाता है। दूसरे की बात करें मेथड ऑफ रैपिड ब्रीडिंग एंड हाई मल्टीप्लिकेशन, यानी कि शीघ्र प्रजनन और उच्च गुणनन का तरीका। यानी कि पार्थिनोजेनेसिस है उसके लिए क्या होगा कि हमें बहुगुणित अवस्थाओं की स्थापना होने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी कि देखिए जो जैसे कि हम बात करें कि 2n इसके अंदर संतति सीधी बनती है अंडे की, ठीक है, क्योंकि एक n यदि बनाएगा तो दूसरे n उसके लिए जरूरी है, तो दूसरा n उसको उपलब्ध होगा नहीं, तो ये क्या करते हैं डायरेक्ट ही 2n बनाती है। तो एक शीघ्र प्रजनन का ये तरीका है, यानी कि बहुत तेजी से ये प्रजनन कर सकते हैं और गुणा भी इनका बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत संख्या में ये मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका एफिड्स का, ठीक है। तीसरा आता है आपका एनकरेजमेंट ऑफ एडवांटेजेस कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यानी कि जीन्स के लाभकारी संयोजनों का बढ़ावा। कि इसके अंदर देखिए पार्थिनोजेनेसिस में जो है वो गुणसूत्रों का किसी भी तरह का पृथक्करण नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो जब ये सब चीज़ें होती नहीं है तो जो भी जीन्स पहले से इनके अंदर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वही आगे बढ़ते हुए रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो किसी भी तरह का उनमें बदलाव नहीं होता है। अगली की बात करें डज नॉट रिक्वायर कॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर मैथुन क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब प्राणी को मैथुन क्रिया के लिए आवश्यकता नहीं होती है तो उसकी जो एनर्जी है उसको वो भोजन ढूंढने में लगा सकता है, इसके अलावा वो भोजन ग्रहण करने में लगा सकता है और प्रजनन करने के लिए उसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कुछ फायदे हैं पार्थिनोजेनेसिस के, ऐसे ही कुछ हानियां भी हैं पार्थिनोजेनेसिस की। तो पार्थिनोजेनेसिस की सबसे पहले हानि ये है कि ये समष्टि में नए आनुवंशिक संयोजनों को प्रेरित नहीं करता, यानी कि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को ये प्रेरित नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए कोई जीन है जो कि एक एनिमल के अंदर था, एक प्राणी के अंदर वो जीन है, अब अगली पीढ़ी में वही जीन आगे जाएगा। जबकि जनरली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि एक प्राणी से एक जीन के थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आता है, कुछ जीन दूसरे प्राणी से आते हैं, यानी कुछ फादर से आते हैं, कुछ मदर से आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ जो मदर है या फिर एक ही जो एनिमल है वही सारे काम कर रहे हैं, तो दूसरे जीन उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, जिससे कि प्राणी है वो अनुकूलन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा यही इसकी हानि है कि लैक ऑफ एडेप्टेशन, यानी कि यहाँ पर अनुकूलता की कमी पाई जाती है, क्योंकि एक तरह के जो एनिमल्स हैं वो अपने जैसे ही एनिमल दोबारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके अंदर किसी भी तरह के आगे आने वाले अनुकूलनों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। तो ये कुछ पार्थिनोजेनेसिस के महत्व हैं। इस तरह से हमने पार्थिनोजेनेसिस को कंप्लीट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।